Assalamualaikum students, welcome to Arif Langar classes. So today is our lecture number 2 on reproduction, which is the third chapter of your class 10 biology बेटा. जो बेटा हमारा लेक्चर नंबर 1 था उसमें हमने एक स्टार्टिंग सी देखी हुई थी रिप्रोडक्शन की, जिसमें कि हमने एक कॉन्सेप्ट टच किया हुआ था कि लाइफ स्पैन क्या होता है. उसके बाद बेटा हमने देखा हुआ था रिप्रोडक्शन क्या होता है, और उसके बाद हमने रिप्रोडक्शन के 3 फेजेस में से एक फेज पर बात की हुई थी कि लाइफ स्पैन क्या होता है बेटा. और एक टॉपिक उसमें देखा हुआ था कि आर वी द एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ अवर पेरेंट्स और नॉट, ये भी हमने उस वाले लेक्चर में बेटा देखा हुआ था. तो ये वो वाला लेक्चर आप मेरे प्लेलिस्ट में भी आराम से देख सकते हो बेटा जी. तो बेटा आज का लेक्चर शुरू करने से पहले प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल आरिफ लंगर क्लासेस एंड डू शेयर दिस वीडियो मैक्सिमम विथ योर फ्रेंड्स सो दैट दे कुड आल्सो गेट अ अपॉर्चुनिटी टू स्टडी दिस ब्यूटीफुल चैप्टर इन देयर होम्स बेटा. तो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का लेक्चर अपना, ठीक है बेटा. तो बेटा अगर हम अपने रिप्रोडक्शन के टाइप्स की बात कर लेंगे तो 2 मोड्स ऑफ द रिप्रोडक्शन बेटा होती है. एक को हम बेटा बता देते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकंड को हम बता देते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. आज वाले लेक्चर में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर बेटा अपनी चर्चा कर लेंगे और आपसे एक वादा है कुछ ना कुछ नया ही सीखने को आपको मिलेगा और आप वो पॉइंट सुनकर हैरान हो जाओगे. जैसे कि एक सिंपल सी बात बताऊंगा, आपने आज तक सुना हुआ होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो गैमीट्स फॉर्म नहीं होते हैं. आज ये आपको इस वीडियो में भी क्लियर करूंगा कि हाँ इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी गैमीट्स कुछ केसेस में फॉर्म हो सकते हैं, यानी पूरा लेवल वाला पढ़ेंगे सो दैट कि एनटीएससी ओलंपियाड में अगर जो सवाल आए हुए थे प्रीवियस ईयर्स में भी वो भी आपको निकले, और अगर आप आइंदा भी एनटीएससी ओलंपियाड तो हो गए कि आपको ये इस वाले चैप्टर के हर एक सवाल निकलना चाहिए बेटा. तो शुरू करेंगे आज का लेक्चर बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा सबसे पहला वाला पॉइंट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो आपको बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी आ सकता है. क्या है पहला पॉइंट? अगर हम बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लेंगे तो इट जनरली ऑकर्स बाय ओनली वन पेरेंट. सिर्फ इसमें एक पेरेंट की हमको जरूरत लगती है बेटा. सो दिस प्रोसेस ऑकर्स विथ द हेल्प ऑफ सिर्फ with the help of one parent. यहां पर आपको एक पेरेंट की जरूरत लगती है बेटा. पॉइंट नंबर 2, इतना तो मतलब एक यहां तक तो ये सबको पता होगी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट की हमको जरूरत लगती है. नाउ कम्स द पॉइंट नंबर 2. हम बोलते हैं, इनफैक्ट आपकी किताब पर भी 10th क्लास के लेवल तक इतना ही लिखा हुआ है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स फॉर्म नहीं होते हैं. ठीक है बेटा, इस पॉइंट को पहले मैं लिखूंगा. गैमीट्स और नॉट फॉर्म्ड. पहला सवाल आपके दिमाग में क्या होगा? सर पहले हमको ये बात समझा दीजिए कि जो आपने यहां पर गैमीट्स लिखा हुआ है ये गैमीट्स क्या होता है बेटा. देखो बेटा गैमीट्स का मतलब होता है जर्म सेल्स. क्या होता है? जर्म सेल्स. जैसे कि अगर हम मेल्स की बात कर लेंगे उनमें जो जर्म सेल्स होती है, गैमीट्स होते हैं, वो होते हैं स्पर्म्स. अगर हम बेटा फीमेल्स की बात कर लेंगे उनमें जो जर्म सेल्स होते हैं 3 नाम हम उनको देते हैं. ओवा भी देते हैं नाम, ओवम भी देते हैं नाम, एग भी देते हैं नाम. तो कहने का मुद्दा और मकसद है ये गैमीट जो होते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फॉर्म नहीं हो जाते हैं. लेकिन सर आपके वीडियो में आने का क्या फायदा? इतना हमने अपने ट्यूशन सेंटर्स में भी पढ़ा है, इतना हमने किताबों में भी पढ़ा है. सर आप क्या बोल रहे थे? कुछ समझो बेटा. ठीक है ये बात, गैमीट्स आर नॉट फॉर्म्ड बट देयर आर सम एक्सेप्शंस. In which gametes are formed. ये वाला सवाल आया था आपके एनटीएससी में 2016 में. ये वाला सवाल आया था, यू कैन चेक. बट देयर आर सम एक्सेप्शंस in which the gametes are formed. गैमीट्स फॉर्म हो जाते हैं बट वो फ्यूज नहीं हो जाते हैं. In which the gametes are formed but they are not, या ऐसे भी लिख सकते हैं, but they do not get fused. लेकिन वो फ्यूज नहीं हो जाते हैं.
तो सर ये कौन सी वाली प्रोसेस है, ये कौन सी वाली एक्सेप्शन है? इस एक्सेप्शन को हम बेटा नाम देते हैं एज पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस। आराम से मैं आपको पार्थिनोजेनेसिस का सारा कॉन्सेप्ट बेटा समझाऊंगा, लेकिन और पहले रिवाइज कराऊंगा हम कहां पर थे। मैंने बोला दिस प्रोसेस ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ द वन पेरेंट। एक ही पेरेंट की जरूरत बेटा इसमें लग जाती है। सेकंड बात में मैंने बोली गैमीट्स आर नॉट फॉर्मड। गैमीट्स यहां पर फॉर्म नहीं हो जाते हैं। गैमीट्स का मतलब सेक्स सेल्स यहां पर नहीं होती है बेटा, लेकिन बट देयर आर सम एक्सेप्शंस। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस इसमें भी है। कौन सी वाली? इन विच द गैमीट्स आर फॉर्मड। गैमीट्स फॉर्म हो जाती है बट दे डू नॉट गेट फ्यूज्ड। वो फ्यूज नहीं हो जाते हैं और उन्हीं गैमीट से नया ऑफस्प्रिंग निकल जाता है बेटा। वो कौन सी प्रोसेस है? उसको हम बता देते हैं पार्थिनोजेनेसिस। वो कहलाता है पार्थिनोजेनेसिस। अब बेटा इस पार्थिनोजेनेसिस को मैं आपको इलैबोरेट कर लूंगा, समझा दूंगा, सो दैट के एनटीएससी में जो 2016 में सवाल आया था वो आपको क्लियर हो जाएगा, वो आपको क्लियर हो जाएगा। आराम से समझना इस बात को। नाउ लेट्स मूव टू द टॉपिक ऑफ पार्थिनोजेनेसिस, और उसके बाद मैं थर्ड पॉइंट पर जाऊंगा, फोर्थ पॉइंट पर जाऊंगा, फिफ्थ पॉइंट पर जाऊंगा। बट पहले मैं आपको यहां पर पार्थिनोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं बेटा। शाबाश। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पार्थिनोजेनेसिस। सो यहां तक आप क्या समझ पाए पार्थिनोजेनेसिस है क्या? यहां तक ये आप ये बात समझ पाए कि सर अगर हम पार्थिनोजेनेसिस की बात कर लेंगे, यहां तक हमको इतना समझ में आ गया कि पार्थिनोजेनेसिस में गैमीट्स फॉर्म हो जाते हैं, यानी पार्थिनोजेनेसिस इज अ प्रोसेस इन विच द गैमीट्स आर फॉर्मड बट दोज गैमीट्स डू नॉट गेट फ्यूज्ड। फिर सर अगर फ्यूज नहीं हो गए, फिर इनफैक्ट दोज गैमीट्स डायरेक्टली प्रोड्यूस द ऑफस्प्रिंग। वो गमीट जो है वो डायरेक्टली प्रोड्यूस करती है बेटा अनदर ऑफस्प्रिंग को। बेटा बात आ गई समझ में? शाबाश। तो पार्थिनोजेनेसिस में फ्यूजन ऑफ गमीट्स नहीं होता है, गमीट्स फॉर्म हो जाते हैं। और वरना हम क्या पढ़ते हैं 10th क्लास लेवल में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गमीट्स फॉर्म नहीं होते। बट मैंने आपको बोल कर दे दिया कि हाँ जी गमीट्स फॉर्म होते हैं, कुछ केसेस में फ्यूज नहीं हो जाते हैं। प्रोसेस इज पार्थिनोजेनेसिस, इसको समझते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे बेटा। समझो बेटा बात। हम कर लेंगे हनी बी की बात। किसकी बात कर लेंगे? हनी बी की बात। अगर हम बेटा हनी बी की बात करते हैं, हमारे हनी बी में 3 कैटेगरीज होती है। क्या होती है बेटा? 3 कैटेगरीज। एक कैटेगरी को हम नाम देते हैं बेटा क्वीन, दूसरे कैटेगरी को हम नाम देते हैं बेटा वर्कर, और अगर बेटा हम तीसरी कैटेगरी की बात कर लेंगे तो उसको बोलते हैं बेटा ड्रोन। क्या बोलते हैं? ड्रोन। मुझे पता है अगर ये एक स्टैंडर्ड टॉपिक भी है, लेकिन ये मेरा काम है आप तक इसको बहुत इजी वे में पहुंचाना, सो दैट कि आपको हर एक बात समझ में आ जाए। और एक बार रिपीट कर लूंगा। हमारे पास हनी बी है एग्जांपल, ठीक है बेटा। हनी बी में हनी बी की 3 कैटेगरीज होती है। एक को बता देते हैं क्वीन, दूसरी को बता देते हैं वर्कर, तीसरी को बता देते हैं ड्रोन। क्या बता देते हैं? ड्रोन। अगर हम क्वीन की बात करते हैं, ये होती है फीमेल। क्या होती है? फीमेल। अगर हम वर्कर की बात कर लेंगे, ये भी होती है फीमेल। क्या होती है? फीमेल। अगर हम ड्रोन की बात कर लेंगे, ये होता है मेल। क्या होता है? मेल। सर मुझे एक बात बता दीजिए, सर हमें एक बात बता दीजिए, क्वीन भी मेल, क्वीन भी फीमेल, वर्कर भी फीमेल, सर दोनों में क्या फर्क? समझो बेटा, जो ये क्वीन फीमेल होती है, इट इज बेसिकली अ फर्टाइल फीमेल, यानी कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। इट इज शी इज अ फर्टाइल फीमेल। लेकिन जो ये होती है ना, ये वर्कर, इट इज अ सटाइल फीमेल, नॉट कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। सटाइल फीमेल, इट इज द सटाइल फीमेल, इसको सटाइल फीमेल कहते हैं। और शी इज अ फर्टाइल फीमेल। और अगर हम अपने ड्रोन की बात कर लेंगे, ड्रोन तो मेल ही है। यहां तक आपको कोई डाउट अब नहीं होना चाहिए, यानी ये बच्चा प्रोड्यूस कर सकता है, ये नहीं कर सकता है। और ड्रोन जो हमारा होता है वो होता है बेटा मेल। क्या होता है बेटा? मेल। आराम से समझना। अब जो ये हनी बी होती है, ये किधर रहती है? बीहाइव में रहती है। शाबाश। सपोज बना लेते हैं अपना बीहाइव, यहां पर बना लेते हैं अपना बीहाइव। सपोज ये मैंने बीहाइव बना दिया जहां पर हनी बी रहती है, इसको बोलते हैं बीहाइव। शाबाश। याद रखना बेटा एक इंपॉर्टेंट सी बात, ये भी आ सकता है आपके एनटीएससी के लेवल के एग्जाम्स में आ सकता है कि एक बीहाइव की अगर हम बात कर लेंगे, एक बीहाइव में यानी हनी बी का घर जो होता है,
उसमें सिर्फ एक क्वीन रहती है बेटा, एक क्वीन रहती है, वो दूसरे क्वीन को वहां पर रहने की इजाजत नहीं देती है, वहां पर सिर्फ एक क्वीन रहती है, यानी यहां पर सिर्फ एक क्वीन रहती है एक बी हाइव में। तो एक बी हाइव में एक क्वीन रहती है, हाँ सर मान लिया मैंने कि एक बी हाइव में एक क्वीन रहती है, और इसमें बहुत सारे ड्रोन्स रहते हैं। क्या रहते हैं? बहुत सारे ड्रोन। जब मैंने वर्ड किया ना यूज बहुत सारे, इनमें बहुत आ सकते हैं। सपोज आपको समझाने के लिए फॉर एग्जांपल 50 ड्रोन्स। कितने? फॉर एग्जांपल, फिर नहीं बोला सर आपने कहां से एक्यूरेट नंबर बोला, मैं एग्जांपल बोल रहा हूं, 50 ड्रोन्स है, शाबाश। फॉर एग्जांपल 50 ड्रोन्स। अच्छा सर आ गया यहां तक समझ, क्वीन एक रहती है बी हाइव में, सर आ गया समझ, ड्रोन्स बहुत सारे, आपने एग्जांपल की सूरत में यहां पर 50 ले लिए। सर वर्कर का क्या? वर्कर का सबसे बड़ा काम होता है, ये इसके इर्द गिर्द रहते हैं। क्या रहते हैं? बी हाइव के इर्द गिर्द। इनका सर काम क्या होता है? एक इनका काम होता है फूड ढूंढना इस क्वीन और ड्रोन के लिए, और इसका काम होता है प्रोटेक्ट करना इस बी हाइव को। तो क्या मैं लिखूंगा यहां पर? प्रोटेक्ट्स बी हाइव एंड फाइंड्स फूड फॉर देम। और इनके लिए खाना ढूंढने का भी काम बेटा जो होता है वो इसी वर्कर का होता है। ये वर्कर, क्योंकि वर्कर इसके इर्द गिर्द होते हैं बेटा, ठीक है। और क्वीन एक बी हाइव में एक ही होती है। और अगर हम ड्रोन्स की बात करेंगे बहुत सारे होते, एग्जाम्पल की सूरत में मैंने यहां पर 50 ली, शाबाश। अच्छा सर अब क्या हो जाता है? सर अब क्या हो जाता है? अब जो ये क्वीन जो ये सेक्सुअल मैच्योरिटी को अटेन करती है, ठीक है बेटा, जो ये सेक्सुअल मैच्योरिटी को अटेन करती है, इसके बाद ये निकलती है, यानी एक फ्लाइट पर निकलती है। क्या निकलती है बेटा? फ्लाइट पर, यानी सेक्सुअल मैच्योरिटी जो ये अटेन करती है, अब ये चाहती है इंटरमेटिंग करना। अब क्या चाहती है ये? इंटरमेटिंग करना। लेकिन इंटरमेटिंग ये इस बी हाइव में नहीं करती है, मार्क माई वर्ड्स, आई एम रेस्पॉन्सिबल फॉर इट। क्वीन रिप्रोडक्शन यानी इंटरमेटिंग वो यहां पर नहीं करती है बेटा। सर वो कहां पर करती है? वो फ्लाइट पर निकलती है, यानी हवा में निकलती है इंटरमेटिंग करने के लिए। और कब निकलेगी? जब इसने सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन कर ली। और जब सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन करने के बाद क्वीन इस बी हाइव में से निकलेगी फॉर अ फ्लाइट। हाँ याद रख लेना 2018, आई एम यहां पर हजारों लाखों करोड़ों लोग देख सकते हैं, तो यहां पर मैं डेट भी बोल रहा हूं इसका। 2018 ओलंपियड में सवाल आ गया है, नीट में भी तो ये आते हैं ये सवाल, ओलंपियड में सवाल आ गया है कि जब क्वीन पहली बार निकलती है यहां से बी हाइव से और वो निकलती है एक फ्लाइट के लिए, उस फ्लाइट को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है नप्टियल फ्लाइट। इसको बोलते हैं बेटा नप्टियल फ्लाइट। इट इज कॉल्ड नप्टियल फ्लाइट, इसको कहते हैं बेटा, शाबाश। तो निकलती है नप्टियल फ्लाइट के लिए। तो इसके पीछे पीछे आ जाते हैं सारे ड्रोन्स। मैंने कितने ड्रोन्स की यहां पर जिक्र किया? 50 ड्रोन्स का जिक्र किया। तो ये 50 ड्रोन सारे इसके पीछे निकल जाते हैं और आपस में उनकी लड़ाई हो जाती है कि मैं ही इसके साथ इंटरमेटिंग कर लूं। क्या निकलती है? इनके आपस में लड़ाई होती है, ये भी निकलते हैं बी हाइव से, और इनके रिलेटेड आपस में टक्कर हो जाती है कि हम ही कर ले क्वीन के साथ इंटरमेटिंग। समझना बेटा लेकिन बात, इन 50 ड्रोन्स में एक ही ड्रोन सक्सेसफुल हो जाती है इस क्वीन के साथ इंटरमेटिंग के लिए। और जो ही वो इंटरमेटिंग करती है, यानी जब वो अपना स्पर्म डालती है, किसमें डालती है? क्वीन में। ये निकली है ना क्वीन, यहां से निकली है क्वीन। क्या करने के लिए? नप्टियल फ्लाइट के लिए उड़ने लगी है। किस मकसद के लिए? इन ऑर्डर टू गेट इंटरमेटेड। किसके साथ? अल्टीमेटली ड्रोन के साथ ही। कितने ड्रोन निकलते हैं? 50 ड्रोन निकलते हैं। कितने सक्सेसफुल हो जाता है? एक ही ड्रोन सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर मैंने यहां पर 50 की एग्जांपल ले लिया तो 50 ड्रोन में से एक ड्रोन सक्सेसफुल हो जाएगा इंटरमेटिंग के लिए। इंटरमेटिंग के लिए मतलब अपना स्पर्म इंड्यूस करना क्वीन में, एक ही सक्सेसफुल हो जाता है। और जब इस एक ड्रोन ने इस क्वीन के अंदर, सपोज अगर दिस इज द क्वीन है, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये बता रहा हूं, सपोज एक क्वीन है
और क्वीन में इसने फॉर एग्जांपल स्पर्म डिपॉजिट कर लिया, दिस इज द स्पर्म। सर अब इस एक ड्रोन का क्या हो जाएगा जो ही ये सक्सेसफुल हो जाएगी इंटरमेटिंग के लिए। जो ये बेटा ये इंटरमेटिंग करती है ना, उसी के साथ क्वीन को अपना मकसद फुलफिल हो जाता है ना, क्वीन इसको दूर धक्का मारती है और ये जमीन पर गिर जाता है और बेटा बेचारा ये ड्रोन मर जाता है बेटा। तो ड्रोन की जिंदगी खत्म, फिनिश। अच्छा सर आ गया समझ। अब बताइए आपने एग्जाम्पल के तौर पर उठाए थे 50 ड्रोन, सर आ गया समझ 50 ड्रोन में एक ड्रोन हो गया सक्सेसफुल। सर आप मुझे बता दीजिए 49 ड्रोन का क्या हो गया सर। बेटा 49 ड्रोन को जब कोई सहारा नहीं सराउंडिंग्स में मिलता है, अस्सलाम वालेकुम, जब 49 ड्रोन को कोई सहारा सराउंडिंग्स में नहीं मिलता है तो 49 ड्रोन जो होते हैं वो वापस निकलते हैं। 49 ड्रोन क्या करते हैं, वो बेटा वापस निकलते हैं। कहां की ओर निकलते हैं, बी हाइव की ओर निकलते हैं रहने के लिए। लेकिन जो ही ये बी हाइव की ओर निकलते हैं, यहां पर होते हैं ना वर्कर्स इनको कहते हैं और जरा दफा जाओ यहां से। आप तो कुछ निकले ही नहीं, आप तो क्वीन के साथ इंटरमेटिंग करने में कामयाबी नहीं हो गए। तुम्हारा काम यहां पर क्या है, तुम्हारा कोई काम ही नहीं यहां पर है। तो ये करते क्या है, ये 49 ड्रोन्स इनको वर्कर जो 49 ड्रोन्स होते हैं वर्कर्स इनको अंदर आने नहीं देते हैं और ये सारे बेचारे भी मर जाते हैं क्योंकि सहारा ही नहीं है कोई जीने का। तो 49 ड्रोन्स का क्या हो गया, 49 ड्रोन्स भी मर गई। चलिए मान लिया वो भी मर गए। अब क्या हो जाएगा, अब जो ये क्वीन होती है, ये जो क्वीन होती है, जब इसने स्पर्म सब कुछ ले लिया, अब ये रिलीज करती है एग को। आराम से समझना बेटा, अब ये किसको रिलीज करती है, अब ये रिलीज करती है एग को। ठीक है बेटा। अब एक कॉन्सेप्ट यहां पर याद रखो, वो है क्या, जो ये एग होता है ये डिप्लॉयड होता है यानी 12 होता है। इसका भी कॉन्सेप्ट मैं आपको रिप्रोडक्शन में समझाऊंगा, मायोसिस और माइटोसिस का, कोई टेंशन नहीं लेने का। एग जो होता है ये डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड का मतलब ये 12 होता है। स्पर्म जो होती है वो भी डिप्लॉयड होती है बेटा। स्पर्म भी अगर हम यहां पर बात कर लेंगे, जो आपकी एग होती है ये भी हैप्लॉइड होती है। अगर हम स्पर्म की बात कर लेंगे, स्पर्म भी क्या होती है, हैप्लॉइड ही होती है, यानी ये भी एन होता है। और एग और स्पर्म यहां पर एक केस में करते हैं फ्यूज। क्या करते हैं, फ्यूज, यानी ये फ्यूज करके निकल गया यहां पर 2n। सर वो 2n क्या है, वो 2n मेल नहीं होता है, वो हमेशा फीमेल ही रहती है। क्या रहती है, वो हमेशा फीमेल ही रहती है। और एक बार समझाऊंगा, जो हमारा यहां पर एग होता है वो होता है हैप्लॉइड यानी एन। जो हमारा स्पर्म होता है वो भी हैप्लॉइड होता है यानी वो होता है एन। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का कॉन्सेप्ट मैं आपको आगे जाकर रिप्रोडक्शन में और समझाऊंगा जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात उठाएंगे, मियोसिस और माइटोसिस में। अभी क्या याद रखो, एग हैप्लॉइड, स्पर्म हैप्लॉइड, ये आपस में करते हैं फ्यूज, वहां पर बन जाती है फीमेल। वो फीमेल डिप्लॉइड होती है 2n। लेकिन सर अब कौन सी वाली फीमेल बन गई, आपने तो पहले बोला अब ये क्वीन बन गई कि अब ये वर्कर बन गई। ये सारा डिपेंड करता है बेटा वर्कर्स पर। क्या वर्कर्स पर सर डिपेंड करता है, अगर वर्कर ने इस फीमेल को एक खाना दे दिया कॉल्ड एज बी ब्रेड, क्या दे दिया, बी ब्रेड, तो ये वर्कर ही बन जाएगा। लेकिन अगर इसने वर्कर ने इस फीमेल को यहां पर खाना दे दिया रॉयल जेली, तो ये बन जाएगी बेटा क्वीन बन जाएगी। और उसके मिनिमम चांसेस होते हैं क्वीन वहां पर बनने के, क्योंकि जब एक क्वीन होती है तो दूसरा क्वीन यहां पर जरूरत नहीं है जब तक कि बूढ़ी ना हो जाए या मर ना जाए। समझो बात, जो मुझे कहना था वहां पर, जो मैंने जिस पर मैंने ये सारा पॉइंट उठाया है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स फॉर्म हो जाते हैं इन द केस ऑफ पार्थेनोजेनेसिस, लेकिन वो फ्यूज नहीं हो जाते हैं। तो समझो बेटा आराम से इस बात को। एग क्या करता है, एग हैप्लॉइड है, ये जन्म देता है किसको, डायरेक्टली देता है मेल को जन्म, यानी ये डायरेक्टली यहां से निकलता है ड्रोन। क्या निकलता है, ड्रोन। और वो ड्रोन भी क्या होता है, वो हैप्लॉइड होता है यानी एन। जरा बेटा मुझे यहां पर जवाब दे दो अब एक बार। मेरे पास था एग, एग है हैप्लॉइड, एग से निकला मेल, मेल भी है हैप्लॉइड, हैप्लॉइड यानी ये बेसिकली हैप्लॉइड यानी सिंगल सेल एन। और जो हैप्लॉइड गमीट वो एग से मुझे डायरेक्टली निकला मेल, मेल है यहां पर क्या, मेल तो यहां पर अब ड्रोन ही है। मुझे बोलो बेटा एक बात, क्या वो गमीट से नहीं निकला,
क्या वो गमीट से नहीं निकला? हम तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बोलते थे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गमीट्स फॉर्म होते ही नहीं है। यहां पर तो गमीट्स फॉर्म हो रहा है, लेकिन गमीट फ्यूज नहीं हो गए। इस चीज को रख लो साइड में। पार्थिनोजेनेसिस इज दिस केस, एग से जब मेल निकलेगा, एग से जब मेल निकलेगा यानी ड्रोन निकलेगा विदाउट द फ्यूजन ऑफ गमीट्स। क्या आपको लग रहा है ये एग किसी के साथ यहां पर फ्यूज हो गया मेल निकलने के लिए? नहीं, इसी को बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। इसी को बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। एंड दिस स्पेशल पार्थिनोजेनेसिस इज कॉल्ड एर्हिनोटॉकी। इसको हम एर्हिनोटॉकी कहते हैं बेटा। एर्हिनोटॉकी में यहां पर लिखूंगा, दिस इज अ $1 मिलियन पॉइंट हियर। एर्हिनोटॉकी इसको बोलते हैं, एर्हिनोटॉक। दिस इज कॉल्ड एर्हिनोटॉकी बेटा, हम इसको कहते हैं। को एग से डायरेक्टली मेल निकला, गमीट से मेल निकला, बट वो फ्यूज नहीं हो गया एग किसी के साथ, इसको बोलेंगे पार्थिनोजेनेसिस। एंड दिस स्पेशल पार्थिनोजेनेसिस इज कॉल्ड एर्हिनोटॉकी। तो मैंने आपको साबित करके दिया, प्रूव करके दे दिया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी कुछ स्पेशल केसेस ऐसे हैं जिनमें गमीट्स फॉर्म हो सकते हैं लेकिन गमीट्स फ्यूज नहीं हो जाते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम केसेस जो होते हैं उनमें गमीट्स फॉर्म नहीं होते, जैसे कि आप देखोगे अमीबा में, जैसे कि आप देखोगे पैरामीशियम में, जैसे आप देखोगे यूग्लिना में, जैसे आप देखोगे लिशमानिया में, जैसे आप देखोगे स्पायरोगायरा में, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। वहां पर हम ये बातें देख लेंगे। तो आपका वो वाला पॉइंट अब अच्छे से क्लियर हुआ होगा। गमीट्स आर नॉट फॉर्मड बट इन सम स्पेशल केसेस गमीट्स आर फॉर्मड बट दोस गमीट्स डू नॉट गेट फ्यूजन। एग्जांपल पार्थिनोजेनेसिस। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस आल्सो। You can take the screenshot of this also. शाबाश। अब हम यहां से और आगे बढ़ेंगे और अब हम यहां पर लास्ट के 3 पॉइंट्स देखेंगे इसमें। अब हम लास्ट के 3 पॉइंट्स देखेंगे। इन लास्ट के 3 पॉइंट्स में मैं एक तीसरा वाला पॉइंट जो बोलना चाहता हूं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इट इज अ फास्ट प्रोसेस। ये फास्ट प्रोसेस होती है। इट इज अ फास्ट प्रोसेस। सर क्या मतलब फास्ट प्रोसेस? जल्दी जल्दी होती है। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लेंगे और अपनी ही बात कर लेंगे, हम अपनी माँ के पेट में कितने टाइम होते हैं? 9 महीने होते हैं। तो 9 महीने लगते हैं नई ऑफस्प्रिंग आने में, और ये विद इन कुछ सेकंड्स या विद इन मिनट्स हो जाती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है बेटा। सो इट इज अ फास्ट प्रोसेस। नंबर 4, जनरली जो यहाँ पर ऑफस्प्रिंग होती है ना, वो एग्जैक्ट कॉपीज यानी डॉटर जो होती है, डॉटर सेल जो होती है, वो एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स होती है। तो मैं यहाँ पर मैं लिखूंगा डॉटर cells are exact copies of their parents, और इन एग्जैक्ट कॉपीज को हम नाम देते हैं एज क्लोन्स। एग्जैक्ट कॉपीज को हम क्या नाम देते हैं? क्लोन्स, जो जेनेटिकली एज वेल एज द मॉर्फोलॉजिकली यानी फिजिकली बराबर अपने पेरेंट के जैसे होते हैं, इनको हम बोलते हैं क्लोन्स। कोई फर्क नहीं होगी अमीबा और उसके ऑफस्प्रिंग में, यानी डॉटर सेल में बराबर वैसी ही होगी। सो हम क्या बोलते हैं? डॉटर सेल्स आर एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स। इन डॉटर कॉपीज को, एग्जैक्ट कॉपीज को हम नाम देते हैं एज क्लोन्स। और लास्ट का पॉइंट बोलोगे आप, ये ऑकर हो जाती है इन द लोअर प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऑकर्स इन लोअर प्लांट्स एंड एनिमल्स। लोअर प्लांट्स एंड एनिमल्स, लोअर प्लांट्स और एनिमल्स में होती है। अगर मुझे यहां पर प्लांट की बात करनी होगी, एग्जांपल में लिख लेना स्पायरोगायरा। क्या लिख लेना? स्पायरोगायरा। और अगर एनिमल्स की बात होगी तो सेम 2 एग्जांपल्स है। ऐसे इसमें भी बहुत सारे एग्जांपल्स आपने यहां पर लिखना एटसेट्रा। और यहां पर अगर हम एनिमल्स की बात कर लेंगे, अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, लिशमानिया है, ऐसे स्टारफिश है, एस्ट्रा, बहुत सारे एग्जांपल्स आ सकती है इसमें। तो ये आज का टॉपिक पहले आपको क्लियर हो गया बेटा कि हम यहां पर कैसे बात कर लेंगे, यानी हम कैसे समझा देंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है। आई होप कि आपको ये समझ में आया हुआ होगा। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस आल्सो बेटा। सो आई होप कि बेटा आपको ये चीज भी आराम से समझ में आई हुई हो गया। सो लेट्स नाउ मूव फर्दर। अब क्या एग्जाम में सवाल आ जाएगा? हाँ बेटा, मैं आपको समझा दूंगा। अब एग्जामिनेशन में सवाल आ जाएगा, मोड्स ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या आ जाएगा सवाल? मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेटा आराम से समझ, मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
आराम से समझो। अगर हम मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लेंगे तो इसमें बहुत सारे टाइप्स है बेटा। क्या क्या है, अब इस सारे यहां पर नहीं लिखूंगा क्योंकि जब मैं एक एक उठाऊंगा आप आराम से एक को कॉपी भी कर लोगे और समझोगे भी। बस यहां पर मैं सिर्फ ऑरली बताऊंगा कि मुझे फिर और वो इरेज करने पड़ेंगे। जो मोड्स ऑफ एसेक्सुअल, मोड्स का मतलब होता है तरीका, किस किस तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा हो जाती है। इसी में हम पहला पढ़ेंगे कॉल्ड एज फिजन। क्या पढ़ेंगे? फिजन। अच्छा सर आप सर नहीं आप गलत बता रहे हो, हमने बाइनरी फिजन पढ़ा है। बेटा सब्र कर लो, फिजन के असली में दो टाइप्स आ जाएंगे, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। और बाइनरी फिजन के फर्दर चार टाइप्स आ जाएंगे। एक तो आएगा सिंपल फिजन, लॉन्गिट्यूडनल फिजन और ट्रांसवर्स फिजन और ऑब्लिक फिजन। फिर पढ़ेंगे मल्टीपल फिजन। हर एक चीज को बारीकी से पढ़ेंगे, दिमाग में ये दो एग्जाम्स रख लेंगे, एनटीएससी ओलंपियाड। ऑटो मैथ में एक बात बताई जाती है क्लास 11th में के एक होता है सेट, दूसरा होता है सबसेट। सबसेट जो होता है ना, सबसेट के एलिमेंट्स ऑलरेडी सेट में प्रेजेंट होते ही होते हैं। जो ही आपका एनटीएससी और ओलंपियाड एक समंदर मान लो, सीबीएसई जे के बॉस ऑटोमेटिकली इसमें क्लियर हो जाएगा ही हो जाएगा। आराम से समझना बेटा मेरी बात। क्या मैं कह रहा था, पहले हम पढ़ेंगे फिजन, फिजन के बाद वी विल गो टू बडिंग, उसके बाद हम बडिंग पढ़ेंगे। बडिंग के बाद वी विल गो टू स्पोरुलेशन, स्पोरुलेशन जिसको हम बोलते हैं स्पोर फॉर्मेशन भी। उसके बाद हम चले जाएंगे बेटा व्हाट इज टू बी कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के बाद हम जाएंगे रिजनरेशन पर, रिजनरेशन के बाद जाएंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन पर। उसमें भी एक नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आर्टिफिशियल में अलग 4 टाइप्स, उसमें हम लेयरिंग पढ़ेंगे, कटिंग पढ़ेंगे, ग्राफ्टिंग पढ़ेंगे, टिश्यू कल्चर को भी पढ़ेंगे। टिश्यू कल्चर के भी दिखाऊंगा सवाल कितने आए हुए हैं एनटीएससी में बेटा। तो स्टार्ट करेंगे पहला वाला मोड जिसको हम बता देते हैं फिजन, जिसको हम बता देते हैं फिजन। बेटा अगर हम फिजन की बात कर लेंगे, फिजन में हम देखते हैं कि जो एक पैरेंट सेल होती है ये डिवाइड हो जाती है, खुद ही डिवाइड हो जाती है। सर किसमें डिवाइड हो जाती है? या तो 2 या मोर देन 2 डॉटर सेल्स। सिर्फ या तो 2 या मोर देन 2 डॉटर सेल्स। तो फिजन की डिफिनेशन में लिखूंगा, इट इज दैट मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये एक ऐसा मोड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इन विच पैरेंट सेल गेट इज डिवाइडेड इनटू 2 और 2 लिखना TWO, चलो मैं भी लिखता हूं, इनटू 2 और मोर देन 2 डॉटर सेल्स। यानी क्या बोला मैंने, फिजन एक ऐसा मोड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जिसमें पेरेंट सेल जो होगी वो डिवाइड हो जाएगी, किसमें? या तो 2 में या मोर देन 2 बच्चों को क्या कहते हैं यहां पर? डॉटर सेल्स। समझो बेटा बात, फिजन यहां पर 2 टाइप्स का होता है। क्या होता है बेटा? 2 टाइप्स का। एक को बता देते हैं हम बाइनरी फिजन और दूसरे को हम बता देते हैं बेटा मल्टीपल फिजन। देखो बेटा डेफिनेशन में ऑरली बताऊंगा, आपको ऑटोमेटिकली खुद समझ में आ जाएगा। जब हम फिर उसके बाद में एग्जाम्पल्स को भी टच कर लूंगा। जब आपने क्या लिखा होगा पहले, मैं आपको फुल पहले एक ऐसा फ्रेम वर्क दिखाऊंगा जो कि जैसे कि आपको एग्जाम में लिखना है। पहले फिजन की लिखोगे डिफिनेशन, फिर बोलना फिजन इज क्लासिफाइड इनटू द 2 टाइप्स, नंबर 1 बाइनरी फिजन, नंबर 2 मल्टीपल फिजन। फिर करना उसके बाद कॉपी के नीचे यहां पर लिखना पहले बाइनरी फिजन। क्या लिखना कॉपी के नीचे? बाइनरी फिजन, उसके बाद सेमीकोलन। बाइनरी फिजन में लिखना इट इज दैट मोड ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच द पेरेंट सेल गेट इज डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल्स। ठीक है, अब मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आप पॉज करके वापस बैक भी कर सकते हो, रिवाइंड भी कर सकते हो वीडियो को। तो बाइनरी फिजन में आप लिखोगे इट इज दैट मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच द पेरेंट सेल गेट्स डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल्स। ठीक है, अभी एग्जांपल नहीं लिखनी है, अभी भी एग्जांपल नहीं लिखनी है, कहीं पर मैंने एग्जांपल नहीं दिखाई। फिर आगे लिखोगे बाइनरी फिजन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द 4 टाइप्स। बाइनरी फिजन के 4 टाइप्स है बेटा। ठीक है बेटा, अब मैं इस चीज को पहले इरेज कर दूंगा। फिर लिखना बाइनरी फिजन इज डिवाइडेड इनटू द 4 टाइप्स। बाइनरी फिजन के 4 टाइप्स है।
बाइनरी फिजन इज डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। एक को बता देते हैं सिंपल फिजन, और इसका दूसरा नाम लाती है एनसीईआरटी इरेगुलर फिजन। जब मैंने और वर्ड यूज किया एनसीईआरटी, आप मत बोलो सर नहीं मैंने पूरी किताब देखी वहां पर नहीं है। आई मीन टू से जो भी एनसीईआरटी है वो किसी ना किसी एनसीईआरटी ने इस बुक को लिखा, बट मैंने आपको बोलूंगा किस क्लास की, फिर आप डर जाओगे नहीं सर ये आप ना कुछ ज्यादा ही बता रहे हो। नहीं बता रहा हूं, इजी चीज है, एग्जाम में लिखनी है, बट आराम से समझो। सिंपल और द इरेगुलर फिजन, सिंपल और इरेगुलर फिजन, ये एक टाइप ऑफ फिजन है। दूसरा टाइप ऑफ फिजन उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल फिजन। ये हम बाइनरी फिजन के केसेस पढ़ रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल फिजन। इसमें तीसरा केस पढ़ना है आपको, कॉल्ड एज ट्रांसवर्स फिजन, ट्रांसवर्स फिजन। और इसी में चौथा केस पढ़ना है आपको ऑब्लीक फिजन। क्या पढ़ना है बेटा? ऑब्लीक फिजन। तो जो ही आपने फिजन की डेफिनेशन लिख ली, फिर आपने फिजन के टाइप्स लिख लिए, फिर आपने बोला बाइनरी फिजन की डेफिनेशन क्या है। बाइनरी फिजन को आपने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक को बोलते हैं सिंपल और द इरेगुलर फिजन, दूसरे को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल फिजन, तीसरे को लिखते हैं ट्रांसवर्स फिजन, चौथे को लिखते हैं ऑब्लीक फिजन। अब पहले में डिफाइन, अब हम स्टार्ट कर लेंगे सिंपल और द इरेगुलर फिजन से। शाबाश, अब हम स्टार्ट कर लेंगे सिंपल और द इरेगुलर फिजन से। शाबाश, तो उठाऊंगा मैं पहले सिंपल और इरेगुलर फिजन। मैं यहां पर डिफिनेशन लिखूंगा, डिफिनेशन बताऊंगा ऑरली, आप लिखोगे कॉपी पर। देखो, इट इज दैट मोड ऑफ बाइनरी फिजन, या इट इज दैट टाइप ऑफ बाइनरी फिजन, इट इज दैट टाइप ऑफ बाइनरी फिजन इन विच द प्लेन ऑफ डिविजन, इन विच द प्लेन ऑफ डिविजन कैन ऑकर फ्रॉम एनी साइड। चलो मैं इस डिफिनेशन को लिखूंगा भी, फिर समझाऊंगा। इट इज दैट टाइप ऑफ बाइनरी फिजन, it is that type of binary fission in which plane of division, जो plane of division है, in which the plane of division can occur from any side, किसी भी साइड से प्लेन ऑफ डिवीजन हो सकता है। सर इसका क्या मतलब है प्लेन ऑफ डिवीजन? प्लेन ऑफ डिवीजन यानी पैरेंट बॉडी का कट हो जाना, क्योंकि उसको डिवाइड हो जाना है ना 2 में, तो वो कट पोर्शन कहां से? वो कट पोर्शन, सपोज फॉर एग्जांपल, पहले समझना, अगर कोई भी बॉडी है, इस बॉडी को मुझे कट करना है, हाँ, अगर ऐसे किया मैंने इसको कट, बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। अगर मैंने इसी को ऐसे किया कट, बोलेंगे ट्रांसवर्स। अगर मैंने इसको ऐसे किया कट, बोलेंगे ओब्लीक, या ऐसे किया कट, बोलेंगे ओब्लीक। और अगर मैंने इसको कहीं से भी किसी भी तरीके से कट किया तो उसको बोलते हैं इरेगुलर, यानी सिंपल फिजन। अब समझो बेटा, मैंने सिंपल इरेगुलर फिजन में समझा दिया। इट इज दैट टाइप ऑफ द बाइनरी फिजन इन विच द प्लेन ऑफ डिवीजन, जो मेरा प्लेन ऑफ डिवीजन जो है, इट कैन ऑकर फ्रॉम एनी साइड। प्लेन ऑफ डिवीजन का मतलब पैरेंट बॉडी का कट हो जाना, वो किसी भी साइड से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अब हम पहली एग्जाम्पल उठाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, which is a unicellular organism, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म अमीबा है, एक सेल सारा काम करती है। इसके बाद वहां पर एग्जामिनेशन में डायग्राम भी बना दिया। समझो बेटा, ये है मेरा अमीबा, पकड़ो पॉइंट। एनटीएससी में आया था, बट आई डोंट एक्चुअली रिमेंबर कि एग्जैक्टली रिमेंबर कि वहां पर किस ईयर में आया था। एनटीएससी में ये सवाल में पढ़ रहा था। जो ये फॉलस फीट होते हैं ना अमीबा के, जिसकी मदद से ये चलता है आगे, उसको क्या कहते हैं? These false feet are called as pseudopodia. इनको हम pseudopodia कहते हैं। P साइलेंट होता है, pseudopodia. These are called pseudopodia. ये मेरा अमीबा है। अमीबा के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, हाँ मान लिया सर, दिस इज साइटोप्लाज्म। और बेटा इसके सेंटर, इसके पास एक न्यूक्लियस होता है। क्या होता है बेटा? इसके पास एक न्यूक्लियस होता है। अब जो ही ये अमीबा ओल्ड हो जाता है, हो जाता क्या है बेटा? जो इसका न्यूक्लियस है, जो इसका, वो पहले फ्लैटेड हो जाता है। क्या हो जाता है? फ्लैटेड। देखो बेटा कैसे, ये अमीबा ये है ना, लेकिन
फ्लैट ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर एक डायरेक्शन दिखाऊं, आपने बोला कि आप इसी डायरेक्शन में हो जाएगा, फ्लैट ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। सपोज ये तो हमारा साइटोप्लाज्म है, सपोज मैं दिखाऊंगा ऐसे, फ्लैट ये ऐसे हो गए, डरना नहीं है, किसी भी तरीके से हो सकता है, किसी किताब पर और किसी डायरेक्शन में होगा, बस मुझे समझाना है यहां पर आपको। ये अमीबा था, पहले स्टेप पे अमीबा ने क्या किया, इसका न्यूक्लियस फ्लैटेड हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा अमीबा को, अब ये फ्लैटेड हो गया, अब ये थोड़ा पूरा अभी दो हिस्सों में डिवाइड तो नहीं हुआ, बस दो बॉल जैसे मैं दिखाऊंगा अभी आपको, बाकी तो ये साइटोप्लाज्म है, यानी दो न्यूक्लियस बन गए पर अभी डिटैच नहीं हो गए। ये हो गया हमारे दो न्यूक्लियस। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद सर बोर्ड में जगह नहीं है, अब क्या हो जाएगा, अब ये अमीबा ऐसे हो जाएगा, साइटोप्लाज्म भी है, एक न्यूक्लियस अलग, दूसरा न्यूक्लियस अलग। इनफैक्ट जब इस वाले न्यूक्लियस से जो ये फ्लैटेंड हो गया था, वहां से आपको दो न्यूक्लियस मिले, लेकिन अभी अटैच नहीं है, चलो अलग नहीं हो गए, बट दो न्यूक्लियस मिल गए। इसी प्रोसेस को कहते हैं, ये आपके सीबीएसई जे के बोर्ड में भी आ सकता है, इसको इस प्रोसेस को कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, यानी न्यूक्लियस का स्प्लिट हो जाना, इसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियो, KARYO, कैरियोकाइनेसिस, यही कहलाता है बेटा आपका कैरियोकाइनेसिस। शाबाश। उसके बाद क्या हो गया, कैरियोकाइनेसिस के बाद अब आपको ये पूरा स्प्लिट हो गया, एक यहां पर एक यहां पर, तो यहां से सपोज मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं अमीबा को, तो एक अमीबा यहां से निकला, दूसरा अमीबा यहां से निकला, इसको भी साइटोप्लाज्म और अपना न्यूक्लियस, इसको भी साइटोप्लाज्म और अपना न्यूक्लियस। वो एक पेरेंट सेल से दो सेल्स निकल गई, एक पेरेंट सेल से दो सेल्स निकल गई, ठीक है, एक अपनी पेरेंट सेल और इसकी जो बेटा डॉटर सेल है, एक पेरेंट सेल और डॉटर सेल। अच्छा, इस वाले स्टेप में हो गया कैरियोकाइनेसिस। अब इस वाले स्टेप में क्या हो गया, न्यूक्लियस थोड़ा अलग अलग, और यहां पर पूरा साइटोप्लाज्म अलग, ये साइटोप्लाज्म इस अमीबा में, ये साइटोप्लाज्म में इस अमीबा में, इसको बोलते हैं बेटा साइटोप्लाज्म का डिवाइड हो जाना अलग अलग में सेल्स में, इसको कहते हैं साइटोकाइनेसिस। इट इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस, इसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, दिस इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। और ये आपको डॉटर सेल अपनी मिल गई, तो ये आपको अपनी डॉटर सेल मिल गई। सो व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। तो अमीबा का क्या हो गया, अमीबा टू डॉटर सेल्स में यहां पर बेटा डिवाइड हो गया। सो व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड सिंपल और द इरेगुलर फिजन। बेटा शायद मुझे इससे पहले गलती एक मत ना होगी, मैंने बोला होगा पेरेंट सेल, तो ये टू डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गया बेटा। तो दिस इज टू बी कॉल्ड एज सिंपल और इरेगुलर फिजन, जिसमें प्लेन ऑफ डिवीजन कैन बी फ्रॉम द एनी साइड। तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। शाबाश। इसके बाद जो हमारा दूसरा प्रोसेस है वो क्या लाता है बेटा, इसका दूसरा टाइप जो है वो क्या लाता है, लॉन्गिट्यूडनल फिजन। क्या कहलाता है बेटा, लॉन्गिट्यूडनल फिजन। दूसरा है हमारे पास कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल फिजन। तो मैं यहां पर वर्ड लिखूंगा लॉन्गिट्यूडनल, longitudinal fission. बेटा it is that type of binary fission in which the plane of division can be, in which the plane of division can be, क्या यहां पर आएगा, यहां पर हम बोलेंगे in which the plane of division is longitudinal, in which the plane of division is longitudinal. एग्जाम्पल पर कंसंट्रेशन बेटा, अच्छा लॉन्गिट्यूडनल भी इससे पहले मैंने समझाया, सीधे ऐसे ऐसे होता है लॉन्गिट्यूडनल। एग्जाम्पल पर कंसंट्रेशन, फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं यूग्लिना की भी एग्जाम्पल ला सकता हूं, और यहां पर मैं दूसरी एग्जाम्पल ला सकता हूं लिशमानिया की, लिशमानिया। नाउ पकड़ो बेटा अनदर एनटीएससी पॉइंट, यहां पर यूग्लिना जो है ना, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक लिंक बिटवीन द प्लांट्स एंड द एनिमल्स। आप बोलोगे सर आपने क्या ही बड़ी बात बोली, इट्स अ कैरेक्टरिस्टिक लिंक बिटवीन द प्लांट्स एंड द एनिमल्स। बेटा जब जिनको लाइट अवेलेबल होती है ना, तब ये यूग्लिना करता है फोटोसिंथेसिस। क्या करता है बेटा, फोटोसिंथेसिस।
और जब रात को अनअवेलेबिलिटी ऑफ लाइट होती है, रात को यही यूग्लिना करता है बेटा, रात को यही यूग्लिना करता है बेटा रेस्पिरेशन। चलो समझते हैं कैसे यूग्लिना करता है बाइनरी फिजन। यह बेटा यूग्लिना आपका, और ये बॉडी यूग्लिना की, और ये यूग्लिना की टेल, जिसको हम कहते हैं फ्लैजलम, जो यूग्लिना को चलने में मदद करती है। इट इज कॉल्ड फ्लैजलम, इसको हम कहते हैं फ्लैजलम, एंड दिस इज द यूग्लिना, एंड दिस यूग्लिना कंटेन्स द साइटोप्लाज्म, और इसमें होगा न्यूक्लियस। एज द वर्ड सजेस्ट लॉन्गिट्यूडनल फिजन इसमें हो जाएगा। तो क्या लगता है आपको कैसे ये फ्लैटेंड हो जाएगा यूग्लिना? ये है यूग्लिना, ये है इसकी फ्लैजलम, ये है साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस फ्लैटेड हो जाएगा, यानी ऐसे। सर वैसे क्यों नहीं हो गया वर्टिकली, फिर कैसे डिवाइड हो जाएगा बेटा? शाबाश। तो ये हो गया न्यूक्लियस फ्लैटेड, हो गया फ्लैटेड। अब क्या हो जाएगा? अब इसी न्यूक्लियस के अलग अलग दो हिस्से, अभी फुल नहीं हो गया है बट होने वाला है। ये है न्यूक्लियस, ये है साइटोप्लाज्म, दो हिस्से तो हो गए, अब इसको अलग सिर्फ होना है। ये है इसका फ्लैजेलम। तो इस न्यूक्लियस के दो बन गए, इसको बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस। अब क्या हो जाएगा? अब इसी यूग्लिना जो है इसको इसका स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगा, यहां पर अलग न्यूक्लियस, यहां पर अलग न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म भी बराबर ऐसे। इसको अलग फ्लैजेलम निकलेगी, इसको अलग फ्लैजेलम निकलेगी, और यहां से हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। तो एक यूग्लिना निकलेगा यहां से विथ फ्लैजेलम, विथ न्यूक्लियस, विथ साइटोप्लाज्म। दूसरा फ्लैजेला भी निकलेगा यहां से विथ फ्लैजेलम, विथ साइटोप्लाज्म, विथ न्यूक्लियस। ये कहलाएगा यहां पर कैरियोकाइनेसिस, ये कहलाएगा यहां पर साइटोकाइनेसिस बेटा, क्योंकि साइटोप्लाज्म भी अलग अलग हो गया। और आपने वो पॉइंट भी याद रखा, यूग्लिना दिन में फोटोसिंथेसिस भी करता है, रात में रेस्पिरेशन करता है। तो कैरेक्टरिस्टिक लिंक बिटवीन द प्लांट एंड द एनिमल, दिस कंप्लीट्स लॉन्गिट्यूडनल फिजन। एग्जांपल यूग्लिना लेishmania। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस आल्सो। तो अब हमारा जो तीसरा है उसको हम बता देते हैं बेटा ट्रांसवर्स फिजन। क्या बता देते हैं बेटा? ट्रांसवर्स फिजन। इसको हम बताएंगे ट्रांसवर्स फिजन। तो ये कौन सा फिजन है? इट इज दैट टाइप ऑफ बाइनरी फिजन इन विच द प्लेन ऑफ डिवीजन इज लॉन्गिट्यूडनल नहीं, यहां पर हम बता देते हैं प्लेन ऑफ डिवीजन इज ट्रांसवर्स। प्लेन ऑफ डिवीजन क्या है? ट्रांसवर्स, यानी हॉरिजॉन्टली। एग्जाम्पल क्या लाते हैं इसमें? पैरामीशियम की एग्जाम्पल लाएंगे, पैरामीशियम की। और अब करते हैं उसकी डायग्राम पर बात। अब करेंगे पैरामीशियम की डायग्राम पर बात। शाबाश। सबसे पहले मैं बनाता हूं एक पैरामीशियम, ठीक है बेटा? ये पैरामीशियम का साइटोप्लाज्म है। पैरामीशियम जिन चीजों से चलता है बेटा उसको हम कहते हैं सीलिया। क्या कहते हैं बेटा? उसको हम कहते हैं सीलिया। दूसरी बात, यहां पर मैंने एक अंदर जैसा कर्व बनाया, यानी इसका ये पैरामीशियम का मुंह होता है, अपने लाइफ प्रोसेस में भी पढ़ा हुआ होगा। जब वहां पर हम अमीबा की न्यूट्रिशन पढ़ते हैं, पैरामीशियम की न्यूट्रिशन पढ़ते हैं, इसके मुंह को बोला जाता है बेटा गलट। क्या बोला जाता है बेटा? इसको बोला जाता है गलट। और वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर वो कहलाता है सीलिया, जिसकी मदद से ये चलता है। याद रखना, ये भी आ सकता है एग्जामिनेशन में। इसके पास दो न्यूक्लियस होते हैं, मैक्रो न्यूक्लियस, माइक्रो न्यूक्लियस। ये है मैक्रो न्यूक्लियस और ये है माइक्रो न्यूक्लियस। बड़ा वाला मैक्रो बड़ा, माइक्रो छोटा न्यूक्लियस। अब समझो बात, जो ये मैक्रो न्यूक्लियस होता है इसका काम जनरली होता है हर एक लाइफ प्रोसेस को कंट्रोल करना, एक्सेप्ट रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में काम नहीं लेता है। रिप्रोडक्शन में काम लेता है ये माइक्रो न्यूक्लियस, यानी जो ये छोटा वाला न्यूक्लियस होता है। अब एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन, जब इसको रिप्रोडक्शन कर लेनी है, ठीक है बेटा, एसेक्सुअली, इसका मैक्रो न्यूक्लियस यानी बड़ा वाला न्यूक्लियस ऑटोमेटिकली डिसेपेयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिसेपेयर हो जाएगा। यानी पैरामीशियम ऐसे रहने वाला है। यह है इसका सीलिया, यह है इसमें साइटोप्लाज्म, और इसमें सिर्फ एक ही न्यूक्लियस रहेगा, माइक्रो न्यूक्लियस। अब क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस पहले फ्लैटेड हो जाएगा। कौन सा मसला है? न्यूक्लियस पहले फ्लैट, ये तो साइटोप्लाज्म है, ये सीलिया है यहां से, और न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? फ्लैटेड हो जाएगा, यानी न्यूक्लियस हो जाएगा ऐसे। ये है न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस का इसके बाद दो हिस्से हो जाएंगे, एक यहां से
और एक यहां से, मगर ये कौन सा वाला न्यूक्लियस है? इट्स अ माइक्रो न्यूक्लियस। सीलिया, ये देखो यहां से भी सीलिया है। और उसके बाद अब क्या हो जाएगा? अब कैरियोकाइनेसिस तो हो गई, अब अलग अलग जाएगा ऊपर। तो जब अब अलग अलग ऊपर जाएगा तो दो गैलेट्स बनाने पड़ेंगे। समझो बेटा, एक ऐसे और ऐसे, दो गैलेट्स। एक जाएगा यहां न्यूक्लियस, दूसरा जाएगा यहां न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म भी है और सीलिया भी है बेटा। और इसके बाद इसके दो हिस्से हो जाएंगे बट ट्रांसवर्सली ऐसे। तो इसके बाद मैं यहां पर बनाऊंगा, एक बनेगा ऊपर ऐसे, दूसरा बनेगा नीचे ऐसे। साइटोप्लाज्म भी न्यूक्लियस भी, साइटोप्लाज्म भी न्यूक्लियस भी। ये है इसका सीलिया और ये है इसका सीलिया। लेकिन एट द एंड इसके दोनों न्यूक्लियस, इसका जो वो मेजर न्यूक्लियस डिसअपीयर हो गया था वो रीअपीयर हो जाएगा। रीअपीयर यानी यहां पर मैक्रो न्यूक्लियस और ये इसका माइक्रो न्यूक्लियस, मैक्रो न्यूक्लियस माइक्रो न्यूक्लियस। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द पैरामीशियम। यहां पर हो गई कैरियोकाइनेसिस और उसके बाद लास्ट में हो गई यहां पर साइटोकाइनेसिस। अलग अलग सेल को दोन हिस्सों में डिवाइड, अलग अलग, एक यहां से सेल, अलग सेल यहां से, तो दो डॉटर सेल्स। दिस वाज द एग्जांपल ऑफ द ट्रांसवर्स फ्यूजन पैरामीशियम। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। हमारा वीडियो आई गेस बहुत ही बड़ा बना हुआ होगा आज। एंड नाउ लेट्स मूव टू ऑब्लिक। ऑब्लिक का मैकेनिज्म यहां पर अभी आपके समझ से दूर है, क्योंकि इसका जो डिवीजन है, प्लेन ऑफ डिवीजन, वो थोड़ा समझना, स्ट्रक्चर वहां पर थोड़ा डिफिकल्ट है। तो आप यहां पर नाम भी रख सकते हो याद, तो कोई मसला नहीं है। तो आप क्या लिखोगे? इट इज दैट टाइप ऑफ द बाइनरी फ्यूजन इन विच द प्लेन ऑफ द 10th क्लास के लेवल पर वो समझना मुश्किल है, वरना नीट में तो आ सकता है उसके रिलेटेड सवाल। तो इट्स दैट टाइप ऑफ बाइनरी फ्यूजन इन विच द प्लेन ऑफ द डिवीजन इज ऑब्लिक। क्या है बेटा? ऑब्लिक। इसकी एग्जांपल क्या लाओगे आप? सेरेटियम। इसकी एग्जांपल ऑफ सेरेटियम लाओगे, खत्म होगी बात ही, ना कुछ बनाना ही है इसमें वहां पर, ना कुछ। ये हो गया आपका पूरा बाइनरी फिजन कंप्लीट। बाइनरी फिजन के सारे टाइप्स बेटा आपने पढ़। और मैंने पहले ही बोला फिजन के दो टाइप्स है। तो अब हमारा लास्ट का टॉपिक आज का रहेगा मल्टीपल फिजन। तो उसी के साथ हम अपना वीडियो वाइंड अप करेंगे। अब हम देखेंगे बेटा व्हाट इज मल्टीपल फिजन। नाउ लेट्स मूव टू मल्टीपल फिजन। सबसे पहले डिफिनेशन क्या लिखोगे? जैसे कि बाइनरी फिजन में हमने बोला पेरेंट सेल डिवाइड हो जाती है टू डॉटर सेल्स में। मल्टीपल फिजन में आप लिखोगे इट इज दैट टाइप ऑफ द फिजन, ना कि बाइनरी फिजन। इट इज दैट टाइप ऑफ द फिजन इन विच द पेरेंट सेल गेट्स डिवाइडेड इनटू मोर देन टू डॉटर सेल्स। बेटा डायरेक्टली इसकी एग्जांपल लिखोगे क्योंकि इसका कोई टाइप नहीं है। इसकी एग्जांपल लिखोगे प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इज ऑल्सो कॉल्ड एज, एनटीएससी में सवाल, मलेरियल पैरासाइट। कैसे होता है सर? हमारे पास होती है फीमेल एनोफिलीज। क्या होती है? जो फीमेल मॉस्किटो होता है ना, आपने आज तक सुना होगा फीमेल मॉस्किटो, लेकिन जो वो फीमेल मॉस्किटो होते हैं उनको हम बोलते हैं एनोफिलीज। तो वो क्या करते हैं? जो वो स्टिंग करते हैं ना यहाँ पर, तो अल्टीमेटली वो क्या करते हैं? वो इसी पहले वो डालते हैं स्पोर्स वहां पर। हाँ, स्पोर्स ही अल्टीमेटली फॉर्म हो जाते हैं इन द, वो प्लाज्मोडियम ही होते हैं। तो अल्टीमेटली प्लाज्मोडियम जाता है कहां पर? लिवर पर, क्योंकि इसको पता है सारा खजाना मुझे वहां पर मिलने वाला है। और अब क्या हो जाएगा? सबसे पहले जो प्लाज्मोडियम है ना, मतलब मान लो कि ये प्लाज्मोडियम है, सबसे पहले एक ट्रिक करेगा। इसको पता है बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल आ जाएगी, मुझको मार डालेगी। ये सबसे पहले क्या करेगा? ये अपने इर्द गिर्द एक सिस्ट की कवरिंग लाता है ताकि अनफेवरेबल कंडीशन से बचने के लिए। इसको बोलते हैं सिस्ट। और ये इसका साइटोप्लाज्म है और ये इसका न्यूक्लियस है। अब क्या करता है इसके बाद? ये तो सिस्ट बाहर से ही जाएगा, करता है लिवर सेल में ये काम है। अब अंदर से क्या हो जाएगा? दिस इज द, ये प्लाज्मोडियम, ये है प्लाज्मोडियम का सिस्ट यहां पर, और वो है लिवर सेल। ये है साइटोप्लाज्म, ये है इसका सिस्ट प्लाज्मोडियम का, जो ये वाला है ना जैसे लिवर सेल, ये लिवर सेल है, ठीक है, ये सिस्ट है। और अंदर है जो ये है, दिस इज योर साइटोप्लाज्म, और ये इसका सेल मेम्ब्रेन है, और ये इसका न्यूक्लियस है। अब क्या करेगा ये अंदर? अब सवाल है अंदर, यहां पर तो एक न्यूक्लियस था, यही एक न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा दो में, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा? और जब मैं दूसरा वाला बॉक्स बनाऊंगा, बॉक्स यानी यहां पर
स्लीवर सेल बनाऊंगा, फिर उसके अंदर एक सिस्ट है, पहले सिस्ट के अंदर हम देखेंगे साइटोप्लाज्म, प्लाज्मोडियम है यहां पर अब ये और यहां पर ये दो थे ना, अब ये न्यूक्लियस दो में, ये न्यूक्लियस दो में, और ये अपने इर्द गिर्द साइटोप्लाज्म भी रखेगा, ऐसे ऐसे साइटोप्लाज्म, ऐसे साइटोप्लाज्म, ऐसे ही पता नहीं कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे, और अल्टीमेटली लास्ट में क्या हो जाएगा, जो ही इसको लगता है कि अब मुझे बहुत सारे अंदर बन गए, इस सबसे पहले ये सिस्ट अपना ब्रेक कर लेगा, ठीक है, और लिवर सेल मतलब वहां पर फट जाएगी सेल, और उनमें से बहुत सारे प्लाज्मोडियम्स लास्ट में निकल जाएंगे विथ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, विथ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, विथ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, और उसके बाद ये बाकियों को भी इन्फेक्ट करता है, बाकी सेल्स को भी। तो इसके लिए डॉक्टर्स फिर कुछ एंटीबायोटिक्स देते हैं, कुछ प्रॉपर मेडिसिन देते हैं, जिसकी वजह से ठीक हो जाता है। तो होता क्या है, यह है प्लाज्मोडियम का न्यूक्लियस, यह है साइटोप्लाज्म, यह है सिस्ट, और यह है इसका पहले सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद क्या है अपना सिस्ट है बाजापिता, और इसका है अल्टीमेटली लिवर सेल में है। तो पहले क्या करेगा, न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाते हैं, यानी वो स्पोर्स होते हैं, या स्पोर्स वर्ड मतलब ले लो यहाँ पर, तो बहुत सारे न्यूक्लियस में अल्टीमेटली वो बहुत सारा वहां से वो जब फट जाता है सिस्ट, तो बहुत सारे प्लाज्मोडियम्स वहां से निकलते हैं। तो दिस वाज द केस ऑफ द मल्टीपल फिजन, एंड आई होप कि आपको ये सारा समझ पे आया हुआ होगा। तो इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो रहेगा बेटा ऑन बॉडी। अस्सलाम वालेकुम।